खबरों का। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जूनागढ़ जिले के शासन के में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड NBW की बैठक लेंगे, तो वहीं उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जामनगर के रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र बवंतारा का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वो श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री का ये दौरा राज्य के वन जीव संरक्षण, पशु कल्याण और धार्मिक गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं आपको बताते चले, पशु बचाव केंद्र बवंतारा का करेंगे दौरा पीएम मोदी। वहीं पीएम मोदी का गुजरात दौरा आपको बताते चले कि पीएम मोदी का गुजरात दौरा, जहां NBWL की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पशु बचाव केंद्र बवंतारा का करेंगे दौरा। साथ ही आपको बताते चले, पीएम मोदी का गुजरात दौरा, साथ ही जामनगर के रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र बवंतारा का भी दौरा करेंगे। इसके साथ ही वो सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री का यह दौरा राज्य के वन जीव संरक्षण, पशु कल्याण और धार्मिक गतिविधियों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी का गुजरात दौरा, जहां वो NBWL की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। तो वहीं पशु बचाव केंद्र बवंतारा का भी वो दौरा करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि जूनागढ़ जिले के शासन में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड NBW की होगी बैठक, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जामनगर फाउंडेशन पशु बचाव केंद्र बवंतारा का भी दौरा करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी का गुजरात दौरा, जहां NBWL की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। तो वहीं अगली खबर चमोली से है, जहां लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 47 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें से 8 मजदूर अब भी बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात कर जनपद चमोली के माड़ा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। तो वहीं साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रदेश में हो रही बारिश और हिमपात की स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम ने सहायता देने का दिया है आश्वासन। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। साथ ही आपको बताते चले, पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन की भी जानकारी ली, जिसके बाद आपको बताते चले, इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया। और साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रदेश में हो रहे बारिश और हिमपात पर भी स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। और साथ ही आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने फोन पर बात कर जनपद चमोली के माड़ा में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ली। तो वहीं आपको बताते चले कि पीएम ने सहायता माड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और साथ ही पीएम मोदी ने अपनी नज़र बनाई हुई है पूरे उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। साथ ही समय समय पर उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। पीएम ने सहायता देने का दिया है आश्वासन। साथ ही माड़ा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी, जहां से 47 मजदूरों को अभी तक बाहर निकाल लिया गया है। पीएम ने सहायता देने का दिया था आश्वासन। तो वहीं मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे। उनके साथ मणिपुर में चल रही सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक का कार्यक्रम था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मणिपुर में सुरक्षा की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से जातीय हिंसा और सुरक्षा के मुद्दों ने राज्य को चिंता में डाल दिया था। इस बैठक के दौरान मणिपुर के हालात को देखते हुए विभिन्न सुरक्षा कदमों को शांति बनाए रखने के लिए उपायों पर चर्चा की जाएगी। मणिपुर में जातीय संघर्षों के कारण उत्पन्न अस्थिरता को लेकर केंद्र सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त की है और राज्य में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाने का संकल्प लिया है। तो अधिकारी होंगे शामिल। और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल, जहां मणिपुर में जातीय संघर्षों के कारण उत्पन्न अस्थिरता को लेकर केंद्र सरकार अब गंभीर चिंता व्यक्त की है और साथ ही आपको बताते चले शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह हैं। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मामले से तो आपने अवगत करा दिया है और जिस तरीके का पिछले कुछ समय में हमने देखा कि वहाँ की परिस्थितियां क्या थी, उसके बाद जब ये दौरा होता है बहुत अहम हो जाता है और उसमें अब देखना होगा कि किन मुद्दों पर बैठकर वहाँ पर चर्चा होती है और उसका परिणाम कैसे निकलता है, क्योंकि राजनीतिक कुछ बदलाव भी हुए थे, बहुत सारी कवायद थी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे, बड़ा मामला हुआ था। अगर देश के हिसाब से देखें इसको इंटरनेशनल फोरम पे भी ले जाने की कोशिश की गई थी, देश के अंदर से भी और बाहर के मीडिया के और अलग अलग दलों के हिसाब से या कुछ देशों के हिसाब से भी। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये होगा कि किन मुद्दों को रिजॉल्व किया जाता है, उसका सोल्यूशन क्या निकलता है और कैसे उस पर आगे सहमति बन पाती है। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। पूजा जिसे इस बैठक में और कौन से महत्वपूर्ण सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कौन से और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? आप अपना सवाल फिर से दोहराएं सर, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस बैठक में और कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, चूंकि सामरिक दृष्टिकोण से वो हिस्सा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वहां पर जब इस तरीके की परिस्थितियां पिछले समय में हमने देखी तो वहां पर अब सुरक्षा का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होगा और वहां पर अब क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल भी है, कुछ बदलाव भी किए गए, बदलाव के साथ साथ जो है अगर जो नई परिस्थितियां उभरती हैं तो उसमें क्या सेंट्रल के हिसाब से, मतलब कोई राजनीतिक दल या कोई एक पार्टी जो कि सत्ता में वहां पर काबिज है या किसी प्रदेश में काबिज है उसके हिसाब से नहीं, लेकिन अगर देश की सुरक्षा और देश के गृह मंत्री के हिसाब से, एचएम के हिसाब से अगर हम देखें, उसको मॉनिटर करें तो वहां पर कई महत्वपूर्ण होते हैं। वो आपके बॉर्डर एरियाज भी हैं, वहां पे इंटरनल जो चीजें हैं, राजनीतिक के साथ साथ जो कुछ संगठन है, जिन संगठनों का जो है विरोध बहुत ज्यादा रहा, कोर्ट का कोई फैसला जब आता है और उस पर जो है दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको एक मंच पर, एक फोरम पर लाकर आपस में सहमति बनानी है ताकि कुछ अब इंटरनल दिक्कतें वहां पर ज्यादा पैदा ना हो। तो ये महत्वपूर्ण होगा जिस पर चर्चा हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत विभिन्न वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये परियोजना लोगों को सस्ती दरों और गुणवत्तापूर्वक औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि इस पहल में जनहित में महत्वपूर्ण योगदान होगा और देश भर के लोगों को चिकित्सा सुविधा सुलभ होगी। तो वहीं आपको बताते चले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जन चेतना के माध्यम से जो 7 मार्च हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने तय किया है कि 2027 तक हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं और हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे
और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे। तो एक महत्वाकांक्षी योजना। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पूर्ण विकास योजना का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की, साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात में के लिए इस रेलवे के बजट में 17,155 करोड़ का आवंटन हुआ है। इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब मात्र 590 से 600 करोड़ का आवंटन हुआ करता था। आज उनसे 59 गुना ज्यादा आवंटन हुआ है और गुजरात में रेलवे का निवेश 1,27,000 करोड़ रुपए का हुआ है। तो वहीं रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास विकास प्रोजेक्ट की जांच और साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री पहुंचे अहमदाबाद। आपको बताते चले रेलवे में बजट आवंटन पर दी जानकारी। तो आपको बताते चले रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास प्रोजेक्ट की जांच की जा रही है, जहां आपको बताते चली कि 17,155 करोड़ का आवंटन हुआ है। इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब मात्र 590 से 600 करोड़ का आवंटन हुआ करता था। आज उनमें 59 गुना ज्यादा आवंटन हुआ है और गुजरात में रेलवे का निवेश करोड़ों रुपए का हुआ है। तो आपको बताते चले 1,27 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री पहुंचे अहमदाबाद। साथ ही रेलवे स्टेशन पूर्ण विकास प्रोजेक्ट की उन्होंने जांच की। रेलवे के बजट आवंटन पर भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने कई जानकारियां दी। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और जो अंडर सी समुद्र के नीचे की टनल बननी है वो भी करीब करीब कितनी 2 किलोमीटर के आसपास की बन गई है। अभी 21 में से कहाँ है विवेक, वो भी उसकी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास अंडर सी टनल बन गई है। और मैं आपको 2 चीजें और बताना चाहूंगा साथियों। गुजरात के लिए इस बार रेलवे के बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। आप सब जानते हैं 17,155 करोड़ 17,155 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। ये जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तब मात्र 590 करोड़ का एलोकेशन होता था, 600 करोड़ का एलोकेशन होता था। आज उससे 29 गुना ज्यादा 29 टाइम्स मोर एलोकेशन हुआ है। और गुजरात में इलेक्ट्रिफिकेशन करीब करीब 97% कंप्लीट हो गया है और इस साल करीब इस साल मार्च तक 100%। जीएम साहब कह रहे हैं मार्च तक 100% हो जाएगा। जीएम साहब याद रखूंगा मैं। वेरी गुड। दूसरा एक और नंबर आप ध्यान रखें, गुजरात में रेलवे का इन्वेस्टमेंट 1,27,000 करोड़ रुपए का हो रहा है। गुजरात में जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट जो फ्रेट कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग, नए रेलवे लाइन, इन सब का मिला के स्टेशन, ये सब मिला के 1,27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के माड़ा में हुए हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने बचाए गए बीआरओ के कर्मियों से मुलाकात की। अब तक माड़ा हिमस्खलन स्थल में कुल 55 बीआरओ कर्मियों में से 47 को सुरक्षित निकाल चुके हैं। जिन 3 घायल कर्मियों का इलाज जोशीमठ में आर्मी अस्पताल में चल रहा है, उन्हें भी जल्द ही पूरी चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की और उनसे जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही ये बचाव कार्य भारतीय सेना और अन्य राहत टीमों के तहत जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मार्च 2025 को 74 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बखियारपुर में हुआ था। जन्मदिन के मौके पर सीएम नीतीश को नेताओं और
समर्थकों ने बधाई दी। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। बिहार में चल रहे विधानमंडल में बजट सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी उन्हें बधाई दी है। विपक्षी दलों ने नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक बार फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अवनीश अवस्थी को साल 2022 में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रशासनिक मामलों में सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सलाहकार बनाया गया था। वहीं अवस्थी का कार्यकाल अब सलाहकार के रूप में तीसरी बार बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे भरोसेमंद अफसर माने जाते हैं। वहीं अवनीश अवस्थी पर अब 28 फरवरी 2026 तक सीएम योगी ने सलाहकार बने रहेंगे। नियुक्त विभाग ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं आपको बताते चले पूर्व आईएएस का अविनाश का कार्यकाल बढ़ाया गया। साथ ही कुछ खास लोगों में गिने जाते हैं आईएएस अवनीश कुमार सीएम योगी के। तो वहीं आज सुबह भारतीय सेना चमोली जिले में हिमस्खलन स्थल में से 14 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। खोज और बचाव अभियान 24 घंटे से अधिक समय से जारी था। मौसम में थोड़ी राहत के साथ भारतीय सेना के तहत किराए पर लिए गए सिविल हेलीकॉप्टर के माध्यम से 3 घायल कर्मियों को उपचार के लिए माड़ा के जोशीमठ में ले जाया गया। इस अभियान से सेना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में अपनी तत्परता और साहस का परिचय भी दिया। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कोरोना काल में दौरान वर्चुअल प्रचार रैली में अपनी जीत हासिल की थी। अब 2025 में विधानसभा चुनाव में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की तैयारी में है। तो वहीं तेजस्वी यादव का मानना है कि एआई के माध्यम से वे चुनाव प्रचार को और अधिक प्रभावी और जनता तक पहुंचने में सक्षम होंगे। यह तकनीकी पहल चुनावी राजनीतियों में से एक नई दिशा लेकर आ सकती है। तो वही हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के दबावों के बावजूद 10वीं कक्षा का गणित का पेपर लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ये घटना गुरुवार को हुई, जब 12वीं कक्षा के अंग्रेजी पेपर के लीक होने के बाद हुई है। वहीं जब परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया था। तो वहीं हरियाणा बोर्ड के अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। वहीं छात्रों और अभिभावकों ने इस लीक मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और बोर्ड से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। तो वहीं आपको बताते चले 10वीं का पेपर लीक होने पर ये पूरा बवाल, जहां 10वीं कक्षा का गणित का पेपर हुआ लीक, 12वीं के इंग्लिश के पेपर के बाद ये पेपर लीक हुआ, जहां बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल उठ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में खुलेआम चल रही है नकल। 10वीं कक्षा की गणित का ये पेपर जो लीक हुआ, जिस पर ये पूरा मामला।
तो वहीं होली से ठीक पहले तेल कंपनियों ने 1 मार्च को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो वहीं दिल्ली से लेकर कोलकाता तक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत से 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये बढ़ोतरी होली के त्योहार से पहले की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में सुबह से बारिश हुई। इसके बाद लोगों को बढ़ते तापमान के बीच राहत भी मिली है। पीटीआई ने मौसम विभाग के आंकड़ों के हवाले से बताया कि इस साल फरवरी में दिल्ली में गर्मी रही और इस महीने का औसतन अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सवा करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। इस दिशा में आपके सुझाव और योगदान, इससे सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। हम सभी की सक्रिय भागीदारी